पंजाब के रोपड़ जिले में सतलुज नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव है। उस गांव में हरनाम सिंह का परिवार रहता था। उनकी छोटी सी जमीन थी, एक कच्चा पक्का घर था, 2 भैंसें थीं जिन्हें वो अपने बच्चों की तरह मानते थे। जुलाई 2023 की वो रात उन्हें आज भी याद है। दिन में हल्की बारिश हुई थी, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि पहाड़ों में हो रही भारी बारिश उनकी जिंदगी बदल देगी। रात के करीब 2 बजे जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, अचानक पानी का शोर सुनाई दिया। हरनाम सिंह की आंख खुली तो उनके पैरों के नीचे ठंडा पानी था। घर के अंदर पानी घुस चुका था और तेजी से बढ़ रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को जगाया और घबराहट में घर से बाहर भागे। बाहर का मंजर दिल दहला देने वाला था। सतलुज नदी का पानी किसी राक्षस की तरह गांव में घुस आया था। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। लोग अपने बच्चों बचा रहे थे, बूढ़ों को बचा रहे थे, मवेशियों को बचा रहे थे। हरनाम सिंह को अपनी भैंसों का ख्याल आया, लेकिन तभी बहाव बहुत तेज था और उस तरफ जाना मौत जैसा था। उन्होंने अपने परिवार को गांव की ऊंची छत पर चढ़ाया और बेबसी से सब कुछ देखते रहे। उनका घर पानी के सैलाब में बह गया। उनकी बहाव को हमारी पार करने के लिए मेहनत की कमाई बह गई। उनकी प्यारी भैंसें पानी में बह गई। सुबह जब पानी थोड़ा उतरा तो सिर्फ कीचड़ बचा, मलबा बचा, टूटे हुए सपनों का ढेर बचा था। बाढ़, भूकंप, ये दो ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो पल भर में सब कुछ तबाह कर सकती हैं। इन्हें समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बाढ़ का सीधा सा मतलब है नदी, नाले, किसी भी जगह उसकी क्षमता से ज्यादा पानी आ जाए और वो पानी आसपास के सूखे इलाकों में फैल जाए। ऐसा होने के कई कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण है बहुत ज्यादा बारिश। जब कुछ ही घंटों या दिनों में महीनों जितनी बारिश हो जाती है तो नदियां उस पानी को संभाल नहीं पाती। इसके अलावा कुछ कारण हमारे अपने बनाए हुए भी हैं। हमने नदियों के रास्ते में घर, बाजार, शहर, जहां पहले नदी का पानी फैलता था अब वहां कंक्रीट के जंगल हैं। हमने जंगलों को काट दिया है। पेड़ और उनकी जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं और बारिश के पानी को सोख लेती हैं, जिससे पानी धीरे धीरे नदियों में पहुंचता है। लेकिन जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो बारिश का सारा पानी तेजी से बहकर नदियों में आ जाता है और बाढ़ का रूप ले लेता है। अब बात करते हैं धरती के कांपने यानी भूकंप की। हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह कई बड़ी बड़ी चट्टानों से मिलकर बनी है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स हमेशा बहुत धीरे धीरे खिसकती रहती हैं। जब ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं या एक दूसरे के ऊपर नीचे खिसकती हैं तो जमीन के अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है। जब ये ऊर्जा अचानक बाहर निकलती है तो धरती कांपने लगती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। भारत का हिमालयी क्षेत्र, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर आते हैं, भूकंप के लिहाज से बहुत संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम इसके लिए तैयारी जरूर कर सकते हैं। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, ने पिछले कुछ सालों में प्रकृति का सबसे भयानक रूप देखा है। 2013 की केदारनाथ आपदा को कौन भूल सकता है। भारी बारिश और बादल फटने से मंदाकिनी नदी में ऐसा सैलाब आया, उसने रास्ते में आने वाले पहाड़ सब कुछ बहा दिया। उसने रास्ते में आने वाले पुल सब कुछ बहा दिया। उसने रास्ते में आने वाली सड़कें सब कुछ बहा दिया। उसने रास्ते में आने वाले होटल सब कुछ बहा दिया। हजारों लोग मारे गए और लापता हो गए। यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह एक चेतावनी थी कि पहाड़ों में अंधाधुंध निर्माण कितना खतरनाक हो सकता है। अभी हाल ही में जोशीमठ शहर में जमीन धंसने की घटना ने फिर से हमें डरा दिया है। हिमाचल प्रदेश की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। 2023 के मॉनसून में व्यास नदी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि मनाली, कुल्लू, मंडी जैसे शहर पानी में डूब गए। जो पुल कल तक शहरों को जोड़ते थे वो ताश के पत्तों की तरह ढह गए। चंडीगढ़ मनाली हाईवे महीनों तक बंद रहा, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। शिमला जैसे ऐतिहासिक शहर में भूस्खलन ने कई इमारतों को जमींदोज कर दिया। लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपने घरों को पहाड़ से नीचे गिरते देखा। पहाड़ों से जब पानी नीचे मैदानों की तरफ आता है तो पंजाब जैसे राज्य भी उसकी चपेट में आ जाते हैं।
2023 में जब भाखड़ा और पोंग बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया तो सतलुज और ब्यास नदियों ने पंजाब के कई जिलों में भारी तबाही मचाई। रोपड़, जालंधर, होशियारपुर, फिरोजपुर के हजारों एकड़ खेत पानी में डूब गए। धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर भी इन आपदाओं से अछूता नहीं है। 2014 में आई भयानक बाढ़ ने श्रीनगर शहर को कई हफ्तों तक पानी में डुबोए रखा। झेलम नदी का पानी शहर में घुस गया और डल झील के साथ मिलकर उसने पूरे शहर को एक बड़ी झील में बदल दिया। घर, दुकान, अस्पताल सब पानी में डूब गए थे। लोगों को अपने ही घरों की छतों पर कई कई दिनों तक मदद का इंतजार करना पड़ा। ये उदाहरण हमें बताते हैं कि आपदा किसी जगह या धर्म को देखकर नहीं आती, वो बस आती है और अपने पीछे बर्बादी की कहानियां छोड़ जाती है। जब कोई बाढ़ या भूकंप आता है तो उसका असर सिर्फ इमारतों और सड़कों पर नहीं होता, उसका सबसे गहरा असर इंसानों पर, उनके मन पर और उनके रिश्तों पर पड़ता है। कल्पना कीजिए एक परिवार जिसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर एक घर बनाया और कुछ ही घंटों में वो घर उसकी आंखों के सामने मलबे के ढेर में बदल गया। ये सिर्फ ईंट और सीमेंट का नुकसान नहीं है, ये उनकी सुरक्षा, उनकी पहचान और उनके भविष्य का मिट जाना है। गांवों में जहां लोगों का पूरा जीवन खेती पर निर्भर होता है और पशुओं पर निर्भर होता है, बाढ़ उनकी रोटी ही छीन लेती है। फसलें बह जाती हैं, जानवर मर जाते हैं और खेत रेत से भर जाते हैं। उस जमीन को दोबारा खेती लायक बनाने में सालों लग जाते हैं। आपदा का असर समाज पर भी बहुत गहरा होता है। जब गांव का गांव उजड़ जाता है तो लोग बेघर हो जाते हैं। उन्हें सरकारी कैंपों पर रिश्तेदारों के यहाँ शरण लेनी पड़ती है। बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है क्योंकि स्कूल टूट गए होते हैं या स्कूल में राहत शिविर चल रहे होते हैं। गांव का सामाजिक ताना बाना बिखर जाता है। लोग अपनी जमीन छोड़कर शहरों में मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस भौतिक नुकसान से कहीं ज्यादा बड़ा होता है भावनात्मक और मानसिक नुकसान। जिन लोगों ने अपने परिवार वालों को अपनी आंखों के सामने खोया है, उनका दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जो लोग इस तबाही से बच जाते हैं वे भी सालों तक उस डर और सदमे से बाहर नहीं निकल पाते। रात को नींद में अचानक बाढ़ का शोर सुनाई देना, पानी देखकर घबराहट होना, ये सब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD के लक्षण हैं। बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। प्राकृतिक आपदाओं को हम रोक नहीं सकते, लेकिन सही जानकारी और तैयारी से हम उनके असर को काफी हद तक कम कर सकते हैं। सुरक्षा की तैयारी 3 स्तरों पर की जानी चाहिए: आपदा से पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद। सबसे पहले बाढ़ या भूकंप आने से पहले हमें क्या करना चाहिए? अपने घर के सभी जरूरी कागजात रखें। जमीन के कागजात, पहचान पत्र, बैंक के दस्तावेज, इन्हें एक वाटरप्रूफ बैग में संभाल कर रखें। एक इमरजेंसी किट तैयार करें। इसमें रखें एक टॉर्च, कुछ अतिरिक्त बैटरी, एक छोटा रेडियो, फर्स्ट एड बॉक्स, कुछ जरूरी दवाइयाँ, पीने के पानी की बोतलें, सूखा खाना, बिस्कुट, सूखा खाना, चने। यह किट ऐसी जगह पर रखें जहां से इसे जरूरत पड़ने पर आसानी से निकाला जा सके। अब बात करते हैं आपदा के दौरान क्या करना चाहिए। अगर बाढ़ की चेतावनी जारी हुई है, घबराएं नहीं, सरकारी निर्देशों का पालन करें। अगर इलाका खाली करने के लिए कहा जाए तो तुरंत अपने परिवार और इमरजेंसी किट के साथ किसी सुरक्षित और ऊंची जगह पर चले जाएं। बिजली का मेन स्विच बंद कर दें, गैस का रेगुलेटर बंद कर दें। बाढ़ के पानी में चलने से बचें। अगर आप घर में फंस गए हैं, बाढ़ के पानी में स्विच बंद कर दें। बाढ़ के पानी में चलने से बचें। बाढ़ के पानी में चलने से बचें। पानी के पानी में चलने से बचें। बाढ़ के पानी में चलने से बचें। बाढ़ के पानी में चलने से बचें। तो छत पर चले जाएं। किसी कपड़े या टॉर्च से मदद के लिए संकेत दें। भूकंप आने पर सबसे पहले शांत रहें। अगर आप घर के अंदर हैं तो किसी मजबूत मेज या पलंग के नीचे छिप जाएं। अपने सिर को हाथों से ढक लें। लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। आपदा के गुजर जाने के बाद भी खतरा टला नहीं होता। बाढ़ का पानी उतरने के बाद अपने घर में तुरंत वापस न जाएं। पहले यह सुनिश्चित कर लें कि घर की दीवारें या छत कमजोर तो नहीं हो गई हैं। घर में घुसने से पहले गैस लीक की जांच करें और बिजली के तार टूटकर गिरे तो नहीं हैं। बाढ़ के बाद बीमारियां फैलने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। सिर्फ उबला हुआ या क्लोरीन से साफ किया हुआ पानी ही पिएं।
खाने पीने की चीजों को ढक कर रखें और अपने आसपास सफाई का विशेष ध्यान दें। जब भी कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है तो सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक पूरी व्यवस्था बनाई गई है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है जो नीतियां और दिशा निर्देश बनाता है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इन संस्थाओं का काम सिर्फ आपदा के बाद मदद पहुंचाना ही नहीं, जागरूक करना, चेतावनी जारी करना, बचाव की तैयारी करना। मौसम विभाग की चेतावनी मिलते ही यह तंत्र सक्रिय हो जाता है। आपदा के समय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF की टीम। ये खास तौर पर प्रशिक्षित जवान होते हैं। गर्भवती महिला को बचाते हुए, मलबे में दबे बच्चे को निकालते हुए उनके पास आधुनिक उपकरण होते हैं। नावें, हेलीकॉप्टर सेना, वायुसेना, स्थानीय पुलिस लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना, खाना पहुंचाना, पानी पहुंचाना, दवाइयां पहुंचाना। लेकिन हर जगह सरकार या NDRF का पहुंचना संभव नहीं होता, खासकर आपदा के शुरुआती घंटों में। ऐसे समय में सबसे पहले मदद के लिए आगे आता है हमारा समाज, हमारे पड़ोसी, समुदाय की एकता एक बड़ी ताकत है। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, अपने घरों के दरवाजे खोल देते हैं, मिलकर खाना बनाते हैं, घायलों को अस्पताल पहुंचाते हैं। कई गैर सरकारी संगठन और धार्मिक संस्थाएं भी राहत कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। वे राहत शिविर लगाती हैं, मुफ्त मेडिकल कैंप आयोजित करती हैं और लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाती हैं। सरकार आपदा के बाद पुनर्वास और मुआवजे का काम भी करती है। जिन लोगों के घर टूट गए हैं उन्हें घर बनाने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। किसानों को उनकी बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दिया जाता है। टूटी हुई सड़कों, पुलों की मरम्मत, बिजली लाइनों की मरम्मत। हालांकि ये सच है कि अक्सर ये मदद लोगों तक पहुंचने में देर हो जाती है या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। इसीलिए जरूरत एक ऐसी व्यवस्था की है जो पारदर्शी हो और जिसमें स्थानीय समुदाय की भागीदारी हो। जब सरकार और समाज मिलकर काम करते हैं तभी आपदा से हुए नुकसान की भरपाई तेजी से और सही तरीके से हो सकती है। आपदाएं अपने पीछे जो बर्बादी और दुहक छोड़ देती हैं वो दिल दहला देने वाला होता है। टूटे हुए घर, उजड़े हुए गांव, खोए हुए, अपने इन जख्मों को भरना आसान नहीं होता। लेकिन हर तबाही के बाद मलबे के ढेर से उम्मीद की एक नई किरण निकलती है। गांव के लोग मिलकर काम करते हुए ये उम्मीद है इंसान के जज्बे की, जिसने हर मुश्किल का सामना किया और फिर से खड़ा हुआ। ये उम्मीद है उस माँ की जो राहत शिविर में भी अपने बच्चे को हंसाने की कोशिश करती है। ये उम्मीद है उस किसान की जो अपनी बर्बाद हुई जमीन पर फिर से हल चलाने का सपना देखता है। यही जज्बा हमें सिखाता है कि जिंदगी कभी हार नहीं मानती। आपदाएं हमें तोड़ सकती हैं लेकिन हमारी हिम्मत को खत्म नहीं कर सकती। इन आपदाओं ने हमें कड़वे सबक भी सिखाए हैं। हमने सीखा है कि प्रकृति से खिलवाड़ का नतीजा कितना भयानक हो सकता है। पहाड़ों को काटकर बनाए गए होटल, नदियों के रास्ते में बसी कॉलोनियां, अब हमें विकास की अपनी परिभाषा को बदलना होगा। हमें ऐसा विकास चाहिए जो टिकाऊ हो। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे, नदियों को साफ रखना होगा और ऐसी जगहों पर निर्माण करने से बचना होगा जो पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील हैं। यह लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं है, यह हम सबकी है। हमें एक जागरूक नागरिक बनना होगा और गलत के खिलाफ आवाज उठानी होगी। सबसे बड़ी ताकत समुदाय की एकता में है। जब हम एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। हमें अपने गांवों और मोहल्लों में आपदा प्रबंधन की टीमें बनानी चाहिए। प्राथमिक उपचार की ट्रेनिंग, बचाव के तरीकों की ट्रेनिंग, इमरजेंसी किट बनाने की ट्रेनिंग। जब हर व्यक्ति जागरूक और तैयार होगा हम खुद मदद कर पाएंगे। एक तैयार समाज ही एक सुरक्षित समाज होता है। हमें अपने बच्चों को भी स्कूल से ही प्रकृति का सम्मान और आपदा के समय क्या करना है सिखाना होगा। बाढ़ और भूकंप हमारे जीवन की एक सच्चाई है। हम इनसे भाग नहीं सकते लेकिन हम इनके साथ जीना सीख सकते हैं। यह सीखने की प्रक्रिया सम्मान से शुरू होती है। प्रकृति के प्रति सम्मान, विज्ञान के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति सम्मान। जब हम नदियों को मां मानकर उनकी पूजा करते हैं
तो हमें उनकी सीमाओं का भी सम्मान करना चाहिए। जब विज्ञान हमें चेतावनी देता है तो हमें उसे अनसुना नहीं करना चाहिए, और जब हमारा पड़ोसी मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। इसी समझदारी, तैयारी और आपसी भाईचारे में ही हमारा सुरक्षित भविष्य छिपा है।